जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। क्या हाल, कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो राधे राधे। कल मतदान हो गया। कल आधा बिहार ने सरकार बना लिया है, अब आधा बिहार का बचा हुआ है। कल इसलिए आप लोगों की क्लास जो थी वो ऑफ थी, है ना? बिल्कुल। ऐसे ही बड़ा महत्वपूर्ण है कि 5 साल नेताजी का, 1 साल आम जनता का। क्या एक दिन जो होता है वो जनता का है। अगर अच्छे उम्मीदवार को चुन लिए तो 5 साल निश्चिंत रहिए, वो आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन कहीं उल्टा पुल्टा वोट पड़ गया तो पूरे 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। तो कल बिहार ने आधा सरकार बना लिया है और अब जो है आधा सरकार बनना बाकी है। ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो। सर हम नहीं दिए वोट। ऑल राइट, क्यों नहीं दिए वोट? तो देना चाहिए। हाँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। चलिए, आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो हमेशा फर्स्ट क्लास रहेगी। आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लो बउआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे। सर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी उनके लिए है। नहीं समझ पाए क्या बोल रहे हो? चलो, तो बच्चे हम लोग अपने सेशन को, अपनी क्लास को शुरू करेंगे आज के सेशन को। और एक बार हमें आप प्रश्न कमेंट कर देना कितना हम लोगों ने पढ़ा था। जितने भी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था वो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए। अच्छा, 11 तारीख को है। हाँ, दो फेज में है, आधा कल और आधा 11 तारीख को। सर आज यूट्यूब पर क्लास नहीं। अरे क्या बात करते हो बाबू, यूट्यूब क्लास तो बिल्कुल भी क्यों नहीं होगी? सर आप अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आजकल हमको भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि अच्छा पढ़ा लेते हैं। चलिए, आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तब आपको जब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तब ये बातें वैलिडेट हो जाएगी, वैध हो जाएगी आधिकारिक तौर पे। अभी बस पढ़ा रहे हैं, है ना? आप लोग एग्जाम निकालना, फिर ये बातें करना। ऑलराइट, चलिए बच्चे अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और एक बार प्रश्न हमें बता दीजिएगा कितना हो गया था। अप्रैल माह का देख रहे हैं हम लोग, अप्रैल 2025, है ना? तो एक बार आप हमें कमेंट कर देना कितने नंबर तक हम लोगों ने देख रखा है इसमें। कितने प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें देखा था? 70 तक देखे हुए हैं ना? 70। उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी कोई भी एग्जाम होगा करंट अफेयर सेम रहेगा, ठीक है? मतलब एक ही तैयारी करना है, इसी में आपका सारा काम बन जाएगा। यूट्यूब का टाइम क्या रहता है, कोई बता दो जी। यूट्यूब का टाइम सुबह 7 बजे रहता है बाबू। सुबह 7 बजे जो है, हाँ, सुबह 7 बजे जाइए, आराम से वहाँ लिखिए KGS या फिर लिखो SKC सर करंट अफेयर्स, तुरंत मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलिए, तो हम लोग जो है अपने क्लास को यहाँ पे आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें हम लोग पढ़ रखे थे ना। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखो तो, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या करिएगा आप लोग? ज्योग्राफी का PDF नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, PDF तो सभी विषयों का मिलता है। अगर किसी कारणवश नहीं गया है तो वो टेक्निकल टीम आपके कमेंट पढ़ रही हो, देख लेंगे उसको। इस प्रश्न का उत्तर क्या था बच्चे? तो इस प्रश्न का उत्तर था मॉरिशस। क्या था इसमें? मॉरिशस। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत और संबंधित किस देश के बीच में छठा संयुक्त पुणे में औंध स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 10 नामक अभ्यास संपन्न हुआ है? भारत और किस देश के बीच में? जापान, ऑस्ट्रेलिया या उज्बेकिस्तान? तो 10 अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। किसके बीच था ये? भारत और उज्बेकिस्तान। चलिए, तो अभी जो है आप लोगों का यहाँ से हम लोग यहाँ देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 यहाँ से हम लोग अपना देखना शुरू कर देंगे। चलिए, बिल्कुल। तो सर CHSL के लिए करवाइए नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर तो अभी चल रहा है ना भाई, पिछले साल वाला था, अभी ऐसे थोड़ी करा देंगे बीच में। अभी तो अब इसको कंटिन्यू रहेंगे ना, तो अभी पूरा अभी हम लोग अप्रैल देख रहे हैं, अभी हम लोगों को नवंबर तक आना है। चलिए, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। बच्चे 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जिसका मतलब होता है कि जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, उसमें बात किया गया है 3 लैंग्वेज पॉलिसी का। इसका मतलब होता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को कितने भाषा का ज्ञान होना चाहिए? 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसमें से 2 मातृभाषा या 2 भारत की भाषाएं होगी और एक जो है वो कोई भी विदेशी भाषा हो सकता है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 3 भाषाओं को वहाँ पे लागू किया था, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। मतलब वहाँ के बच्चों को 3 भाषाओं में शिक्षा दिया जाना शुरू हुआ था। लेकिन आप सबने पिछले दिनों देखा होगा कि वहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर के जो है खासा विरोध देखने को मिला। महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पे जो है इसको लेकर के विरोध हुआ कि हिंदी भाषा हमारे बच्चे क्यों सीखेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। तो उसके बाद जो है सरकार ने लागू भी कर लिया और सरकार ने इसे वापस भी ले लिया, ठीक है? तो अगर आपसे मोटे तौर पे सवाल पूछा जाए कि 3 भाषा पॉलिसी को लागू करने वाला और वापस लेने वाला राज्य कौन है, तो दोनों मामले में महाराष्ट्र हो जाएगा। दोनों मामले में क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सर YT पर जो क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा रे भाई? बच्चा अच्छा बाबू, यूट्यूब पे कोई भी अगर क्लास होता है ना तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड, वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपने लाइव क्लास देखा है। तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है? चलिए, सारी जानकारी आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये किसने शामिल किया है? तो जो पढ़ाई लिखाई से मतलब किसको है? देखिए, आप सबने इस संदर्भ में जानकारी होगा बच्चे कि जो श्रीमद् भगवत गीता है और जो नाट्य शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता के रचनाकार कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता को जो है, और यहाँ पे नाट्य शास्त्र, तो बच्चे नाट्य शास्त्र के संदर्भ में तो आपको एक्जैक्ट ध्यान होगा कि भरत मुनि इसके रचनाकार है। भरत मुनि। और इसमें जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है इसकी रचनाकार कौन है भाई? तो वेद व्यास। तो इन दोनों को रिकॉग्नाइज किसने किया है? इन दोनों को मान्यता किसने दिया है? तो इसको मान्यता दिया है यूनेस्को ने। किसने दिया है? यूनेस्को ने। किस रूप में मान्यता दिया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। और आपको ध्यान होगा ये बातें। तो देखिए, ये दोनों जो किताबें हैं, ये दोनों जो ग्रंथ है, ये बहुत ही प्राचीन है और कई सारे सोर्स हैं जिसको इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसमें अगर आपको ध्यान होगा कि वेद व्यास, और इसमें सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको फॉलो किया जाता है वो है श्रीमद् भगवत गीता। सबसे ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वेद व्यास। और वेद व्यास जो है उन्होंने इसकी रचना किए थे। और दुनिया में अगर कोई भी ज्ञान चाहिए तो आप जो है गीता के पन्ने पलट लीजिए, उसमें हर एक सिचुएशन, हर एक स्थितियों की चर्चा हुई है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये दोनों रचनाएं, इसको मान्यता किसने दिया है? तो यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था, भाषणों का संकलन। भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके भाषणों का संकलन का विमोचन हुआ है? तो जो पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। इनके जो भाषण है उसका एक साथ उसको कंपाइल करके पब्लिश किया गया, जिसका टाइटल है संस्कृति का 5वां अध्याय। राष्ट्रपति के भी भाषणों का संकलन जारी हुआ है, इसका टाइटल है विंग्स ऑफ आवर हॉप्स। विंग्स ऑफ आवर हॉप्स। हमारे आशाओं का जो है उड़ान या पंख, विंग्स ऑफ आवर हॉप्स। तो इसको किसने किया है? राष्ट्रपति के भाषणों का संकलन है। नेक्स्ट था कि 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार, जिन्हें विज्ञान का ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, इस विश्वविद्यालय को
मान्यता दी गई। तो जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है और इस वर्ष यह सम्मान किसको दिया गया है? तो यह इस वर्ष यह सम्मान मिला है जम्मू कश्मीर जो जम्मू विश्वविद्यालय है उसे। अगर यही रिपोर्ट रहता पिछले साल का तो पिछले साल नई दिल्ली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको दिया गया था। ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है ये अमेरिका की संस्था है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी संस्था है वो इस पुरस्कार को देती है। ऐसा कोई भी संस्था जो विज्ञान में अच्छा काम करता है, विज्ञान, और आपको पता होगा विदेशों में गणित जो आता है, मैथमेटिक्स जो होता है, इसको भी विज्ञान के ही अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ना आपको? तो विज्ञान में कोई भी अगर विश्वविद्यालय अच्छा काम करता है तो उसे इस रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है? तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आपदा और संघर्ष से जोखिम में धरोहर भविष्य की तैयारी, इसके साथ जो है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? तो मुझे इसमें आपको स्पष्ट जानकारी रखना है कि विश्व धरोहर दिवस जो है वो हर वर्ष की तरह जो है इस वर्ष भी मना है 18 अप्रैल को। कब मना है? 18 अप्रैल को। और धरोहर दिवस जब हम लोग कहते हैं तो आप सबको ध्यान होगा कि भारत में जो वर्तमान में धरोहर स्थल है भारत में, अभी हाल ही में एक नया जुड़ा था ना महाराष्ट्र में, जो मराठा सैन्य परिदृश्य है उसको हाल ही में यहाँ पे जोड़ा गया था। तो टोटल हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान समय में है उसकी संख्या जो है अब बढ़ करके हो गया है टोटल कितना, 44 या 45। तो अभी हमारे यहाँ अगर देखोगे धरोहर स्थल भारत में, तो धरोहर स्थल तो आपको ज्ञात होगा यूनेस्को इसकी मान्यता देता है कि कौन हेरिटेज साइट्स होगा या नहीं होगा। तो वर्तमान में भारत में जो है 44 हो गया है ना, कितना हो गया भाई? 44। और 44वां कौन है? सबसे नया वाला कौन था? वो था मराठा सैन्य परिदृश्य। अभी रिसेंट हुआ है, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निश्चित तौर पे, कोई डाउट, कोई संदेह, चिंता फिक्र मत रखना इसमें। मराठा सैन्य परिदृश्य। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों के सामने प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल शासन समिति की अध्यक्षता किस देश को मिला है? तो जो इंटरपोल शासन समिति की अध्यक्षता मिला है सऊदी अरब को। किसको मिला है? तो सऊदी अरब को यह शासन संबंधित अध्यक्षता यहाँ पे दिया गया है। इसको ये अध्यक्षता मिला है तो सऊदी अरब को यहाँ पे दिया गया है। सऊदी अरब इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब इसमें क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब जो हम लोगों का इसमें सही उत्तर, सॉरी यूएई, सऊदी अरब माफी चाहूंगा, इसमें सही उत्तर क्या होगा? यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरात। तो इंटरपोल जब हम लोग कर रहे हैं तो इंटरपोल के बारे में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय? तो मुख्यालय इसका लियोन में फ्रांस में है। लियोन में फ्रांस में। दुनिया में अगर कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध की सूचना अगर आप इंटरपोल को देंगे तो इंटरपोल क्या करता है बच्चों? उसकी जांच करता है। इंटरपोल क्या करता है? उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद जो है वो जो है उस चीज को सामने लेकर आता है। तो इंटरपोल समिति की अध्यक्षता किसको मिला है? यूएई को। और लियोन फ्रांस जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। आगे था कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, नाम है दिनेश माहेश्वरी। और ये प्रश्न बहुत खास होता है, ठीक है? लॉ कमिश्नर जो भी होंगे एग्जाम में एकदम से फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो नाम इनका क्या है? दिनेश माहेश्वरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। संजय मल्होत्रा लिखा हुआ है। संजय मल्होत्रा से आपको कुछ ध्यान आ रहा है? संजय मल्होत्रा कौन है भाई? आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार आपको बताना है इंडिया में जो जस्टिस है उसके बारे में बताना है। यह 4 मुख्य स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर आधारित है। इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। कर्नाटक स्कोर इतना है 18 बड़े और मध्यम आकार वाले सूची में शीर्ष नंबर पर, यानी कि सबसे बढ़िया जो कानून व्यवस्था कहाँ पे? कर्नाटक में। छोटे राज्यों यानी कि 1 करोड़ तक की आबादी वाले में सिक्किम पहले स्थान पर है। सिक्किम पर फर्स्ट है छोटे शहरों के अंदर 1 करोड़ से कम में। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला नंबर कर्नाटक और सिक्किम, छोटे राज्यों में सिक्किम, बड़े राज्यों में कर्नाटक। डेजर्ट फ्लैग 2010 अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है यूएई में। कहाँ पर है भाई? यूएई में। डेजर्ट फ्लैग जो है यह एक वायुसेना अभ्यास है। और कैसा अभ्यास है? बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। तो इसमें भारत भी शामिल हुआ है, दुनिया के अन्य देशों के जो एयरफोर्स है वो भी इसमें शामिल हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरात जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल में भारत की वैश्विक उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिसिन का क्षेत्र है, दवा बनाने वाला क्षेत्र है। तो उसमें भारत का क्या स्थिति, उसको लेकर कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। जैसे पहला आंकड़ा है, पहली चर्चा है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। मात्रा और वैल्यू के आधार पर, मूल्य के आधार पर 11वें स्थान पर आता है। बिल्कुल सत्य है। जेनरिक दवा का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत है, 20% भारत की हिस्सेदारी है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सक उपकरण वाला देश है। मुझे सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है, सारी जानकारी यहाँ पे सही है। जहाँ मार्क किया उसको ध्यान से देखना। अगला प्रश्न था चीन स्थित, देखिए अब यहाँ पे हम लोग आगे हैं प्रश्न संख्या 81 में। चीन स्थित बीटा वोल्ट नाम की कंपनी ने जीवन अवधि वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली BB100 बैटरी पेश किया है। तो जो चाइना जो है उसने एक ऐसा बैटरी बनाया है जो परमाणु ऊर्जा पर संचालित होगी और उस बैटरी का नाम है BB100। तो सवाल है कि ये जो बैटरी वो उसका लाइफ साइकिल कितने दिनों का होगा? तो आप सबको इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो लाइफ साइकिल रहने वाला है वो है 50 ईयर्स का। ये किस पे चलेगा भाई? परमाणु ऊर्जा पे। किस पे चलेगा? परमाणु ऊर्जा पे। और आपको ध्यान होगा कि जो परमाणु ऊर्जा है वो किस रूप में आता है? तो आप लोगों ने इसके संदर्भ में जानकारी है कि नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है। तो किस रूप में था वो? नाभिकीय विखंडन के रूप में ना। किस रूप में है? नाभिकीय विखंडन के तौर पे। तो 50 वर्षों का, यानी कि एक व्यक्ति को अगर आप देखोगे मोटे तौर पे, तो एक व्यक्ति को अगर 2 बैटरी अगर यूज कर ले पूरा जीवन जो है उसका पार हो जाएगा। सर क्लास बार-बार रुक रहा है, बाकी लोगों का भी क्लास रुक रहा है क्या? आई थिंक नहीं रुक रहा होगा बच्चे, आपकी तरफ से जो है इंटरनेट की इशूज होंगे। और बिल्कुल भाई अपना वाला जो है वो हमारी तरफ मत बोल दो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इज राइट। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी में किसे प्राप्त हुआ है? तो जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का अवार्ड मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जो महिला और बाल विकास मंत्रालय जब हम लोग कहते हैं तो मंत्री का नाम भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मंत्री का नाम है अन्नपूर्णा देवी। नाम क्या मंत्री का? अन्नपूर्णा देवी। नाम क्या मंत्री का बच्चे यहाँ पे? तो अन्नपूर्णा देवी। और दूसरा यह है कि इस मंत्रालय ने ऐसा क्या काम किया था? तो बच्चे इनके पास ना एक एप्लीकेशन है, वो है पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप, ये जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है ना, वो माना जाता है कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर ऐप। तो इस ऐप के कारण जो है इन्हें यह सम्मान यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल यह सम्मान इन्हें यहाँ पे दिया गया है। नाम के एप्लीकेशन का पोषण ट्रैकर। आपके घर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र अगर कोई चलाती होंगे आपके घर पे परिवार में, तो आप लोगों को ध्यान होगा उनके पास एप्लीकेशन होता है। उसमें गर्भवती महिलाओं का, जो 14 वर्ष से कम उनकी लड़कियां हैं, उनका बच्चों का सारा रिकॉर्ड इसमें दर्ज होता है। आगे प्रश्न है कि पहली बार भारतीय वायुसेना प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम रोमांचक एयर शो कहाँ आयोजित कर रही थी? तो यह आयोजन हुआ था पटना में।
कहाँ पर हुआ है? पटना में। पटना में ये जो एरोबेटिक शो हुआ था, सूर्य किरण शो, जो एयर शो हुआ था पटना में, ये 2 तारीख को हुआ था, 22-23 अप्रैल को। कब-कब ये आयोजन हुआ था? 2 दिनों में हुआ था, 22 और 23 अप्रैल को। कब-कब हुआ है? 22 और 23 अप्रैल। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है वो समझना। इसमें इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सुनना। स्टूडेंट इसमें सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये था कि ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये दिवस यहाँ पे बनता है, ठीक है? तो 23 अप्रैल जो है, इसको थोड़ा-सा यहाँ मार्क कर देता हूँ, इसको ध्यान रखना आपको। ये जो 23 अप्रैल की तारीख है, 23 अप्रैल, इसको मनाया जाता है शौर्य दिवस के रूप में। शौर्य दिवस। शौर्य दिवस क्या है भाई? तो शौर्य दिवस जो है बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। तो इस वर्ष जो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती थी, यानी कि शौर्य दिवस, उसके अवसर पे सूर्य किरण एयर शो का आयोजन हुआ था। और यह जो एयर शो था, ये पटना में हुआ था। कहाँ पे भाई? पटना। आप लोग में से जो लोग पटना में होंगे, तो उन्हें ध्यान होगा कि पटना का जो मरीन ड्राइव बोलते हैं, मरीन ड्राइव बड़ा फेमस है पटना में। तो वहीं पे जो है ये एयर शो हुआ था। और पटना में, चूँकि मैं भी हूँ, तो पटना में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ था इसको देखने को लेकर के, है ना? बिल्कुल। तो बाबू वीर कुंवर सिंह को डेडिकेटेड था, शौर्य दिवस को डेडिकेटेड था। ये मतलब अगर ऐसा सवाल बने कि ये किस लिए था? और इन जनरल वे में भी ये जानकारी आपको रखना चाहिए कि जो है, हाँ, ये शौर्य दिवस कब बनता है? चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहेगा, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है। अगला प्रश्न होगा कि भारत सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में कितने दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है? जो आपको पिछले दिनों ध्यान होगा कि जो जो क्रिश्चियन है, उनके सर्वोच्च जो स्पिरिचुअल लीडर है, रिलीजियस लीडर है, उनको बोलते हैं पॉप। तो पॉप फ्रांसिस जो थे, इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 88 वर्ष के थे, इनका डेथ हो गया, निधन हो गया। तो पूरी दुनिया में जो है शोक मनाया गया और भारत में 3 दिन जो है उसका अवकाश घोषित किया गया। कितने दिनों का भाई? 3 दिनों का। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया, कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। इसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो तिरंगा है उसको थोड़ा-सा झुका दिया जाता है और सरकार जो है वो कोई राष्ट्रीय स्तर के आयोजन करने से बचती है ना? एक समझ लो कि एक परंपरा रहा है ऐसा, तो उसको लेकर के, है ना? ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोगों के सामने क्या है कि आईएमएफ विश्व परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में 6.2% से ग्रोथ करेगी। 2026 में भारत की जीडीपी का वृद्धि दर क्या रहने वाला है? तो बच्चों 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3%। अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी में कंसीडर हो रही है। अगला प्रश्न था कि फोटोग्राफर समर अबू एलॉफ, ये फोटोग्राफर है, इन्हें 9 वर्षीय महमूद अजौर की मार्मिक छवि के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि जो ये फोटोग्राफर है वो किस देश के हैं? मुझे फोटोग्राफर है फिलिस्तीन के। पिछले दिनों इजराइल के द्वारा, पिछले दिनों बच्चों इजराइल जो है वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल की हमला किसको लेकर के था? हमास। हमास तो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये मुद्दा हमला किधर हो गया? पैलेस्टीन के क्षेत्र में। तो उस हमले के दौरान एक 9 वर्ष का बच्चा आपके स्क्रीन पे है। इस बच्चे के दोनों हाथ देखिए नहीं है, ये दोनों हाथ इसके नहीं है, कटे हुए हैं और ये बच्चा जंग में घिरा हुआ है। एक तरफ इसके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, बम उड़ रहे हैं, पटाखे की तरह लगातार गोलियां चल रही हैं और वैसी स्थिति में ये बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ है। तो इस बच्चे की तस्वीर उन्होंने ली थी और इस तस्वीर को जो है इसको फोटो ऑफ द ईयर के तौर पे यहाँ पे मान्यता दिया गया है। फोटो ऑफ द ईयर। तो देख लो कितना मतलब ये मार्मिक तस्वीर है, इसको देख करके लगता है। अच्छा, एक और भी बात है, दुनिया में जानते हो शांति का जो मार्ग है वो भी युद्ध से होकर जाता है। मतलब आप अगर किसी भी देश का इतिहास देखिएगा, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से भी है, तो वो देश कभी ना कभी अशांत रहा होगा, वो भी जो है इसी मार्ग से होकर के गुजरा होगा। तो ये बड़ा ही एकदम से प्रासंगिक बात है यहाँ पे। आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? वो तो अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च कर दिया है गूगल ने। इसे लॉन्च किया भाई गूगल ने। अगला प्रश्न है आईएसएसएफ विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन था? तो जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, यानी कि इसमें निशानेबाजी का ये टूर्नामेंट होता है। तो इस टूर्नामेंट में पूछ रहा है कि किसने पदक तालिका में प्रथम स्थान पे यहाँ पे रहा है, शीर्ष पे रहा है। तो पदक तालिका में पहला नंबर पे रहा है चीन, दूसरा नंबर में अमेरिका और तीसरा में भारत। भारत वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कुल 7 पदक यहाँ पे भारत ने जीता है और भारत तीसरे स्थान पे रहा है। ये जो लीमा है बच्चे, कैपिटल सिटी है पेरू का। तो पेरू के बारे में लिख लेना कि आयोजन हुआ था यहाँ पे। पेरू में क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। लेकिन राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? चाइना। सबसे ज्यादा जो निशानेबाजी वाला टूर्नामेंट था, इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? भाई चीन ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लोगों का नाम बताना है। एक नाम यहाँ पे खाली है, दूसरा नाम लिखा हुआ है सिमोन बाइल्स। 2025 में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो लॉरियस खेल पुरस्कार जो है विराट कोहली को मिला है, ये दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट को मिलता है। सबसे, अगर हम भाषा बोले, सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2 नाम है, एक है सिमोन बाइल्स और दूसरा नाम है आर्मन डुप्लेंटिस। इन दोनों को यह सम्मान भी हाल ही में प्रदान किया गया है। अगर इनके बारे में देखें तो सिमोन बाइल्स जो है ये अमेरिकी है, अमेरिका के हैं और दूसरा जो नाम है आर्मन डुप्लेंटिस स्वीडन के हैं। अदरवाइज देश का नाम नहीं पूछता है, मैं यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मैंने इस पे। तो ये दोनों नाम अगर ध्यान रहे अच्छी बात है, ठीक है। और चूंकि भारत के इसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो सवाल बनने की संभावना थोड़ी कम है। अदरवाइज अगर भारत का कोई व्यक्ति को अगर ये लॉरियस अवार्ड मिलता तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती। विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर स्ट्रेंथ आवर प्लैनेट। पूछा जा रहा है कि इस थीम के साथ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? वो जो पृथ्वी दिवस जो है हर वर्ष 22 अप्रैल को ही मनता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और अगर ऐसे जानकारी हो तो इसकी जो शुभारंभ हुई थी, जो प्रारंभ हुआ था मनाया जाना, ये 1970। पृथ्वी दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ था? तो 1970 ईस्वी से। कब से शुरू हुआ था भाई? 1970 से, ठीक है, 1970 से। बिहार दिवस तो 22 मार्च ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, 22 अप्रैल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन बचा हुआ था कि यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत देशों के पास स्कूलों में भोजन और पेय पदार्थों की विनियमित करने वाले कानून मानक हैं? दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिसके पास ऐसा कानून है जहां पर बच्चों के लिए भोजन का और पेय यानी कि पानी की व्यवस्था जो है वो किया जा सकता है? तो इसमें आप एग्जैक्ट आंकड़ा लिखेंगे कि यह लगभग 60% देशों में है, यानी कि 187 में से लगभग जो इसका आंकड़ा है वो है 93 देशों में है। ठीक है। अगर भारत के बारे में पूछा था कि भोजन और पेय पदार्थ को लेकर के भारत में है या नहीं है, तो निश्चित तौर पे भारत में है। भारत में मिड डे मील प्रोग्राम चलता है ना, बच्चों को मध्याह्न भोजन जो है वो कराया जाता है, न्यूट्रिशनल फूड उन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये आंकड़ा है 60% का। उसके बाद है कि 23 अप्रैल को खौमजोम दिवस मनाया गया। यह ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुई थी? जो खौमजोम दिवस मनाया जाता है, मेमोरी ऑफ द आंग्ल मणिपुर वार युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 1891 में। इस युद्ध में एक तरफ से जहाँ पे अंग्रेज थे, वहीं दूसरी तरफ से जो
लोकल जो एक्टिविस्ट थे मणिपुर के वो थे। बड़ी संख्या में लोगों की शहादत हुई है, डेथ हुआ है और उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है वो खौमजोम दिवस बनता है 23 अप्रैल को, जो बहुत एकदम अच्छा सवाल है, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में आ चुका है। तो खौमजोम दिवस जो है वो हर साल बनता है। कहाँ पे बनता है? मणिपुर में। ये उसी से संबंधित दृश्य जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी, उसी का ये विजुअल है, वहाँ पे इस मेमोरी को बनाया गया है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद था भारत सरकार ने 2 शिनकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान देने की घोषणा किसने किया है? तो जो भारत सरकार को 2 ट्रेन जो है शिनकानसेन ट्रेन, नाम क्या है? शिनकानसेन ट्रेन E5 और E3, ये ट्रेन जापान जो है वो देगा। तो इसी ट्रेन को हम लोग जो है आम भाषा में हम लोग कह देते हैं बुलेट ट्रेन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बुलेट ट्रेन कहते हैं। और अभी तो बस बुलेट ट्रेन कहते हैं। इंडिया में आने दो, फिर इसका नाम और बड़ा रहेगा। इसका नाम रहेगा, लंबा सा नाम रखा जाता है ना हमारे यहाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अहमदाबाद टू मुंबई एक्सप्रेस। नाम बड़ा होता है। अच्छा, जापान जहाँ पे इस प्रकार के अत्याधुनिक हाई स्पीड ट्रेन को बनाया गया है, वहाँ पे इसके नाम को कितना शॉर्ट में रखा गया? E5 E3, नॉट एंगल्स, तो शॉर्ट में नाम रखा गया। लेकिन यहाँ पे जो है नाम जो है, यहाँ पे जो नाम है हम लोग अभी लंबाई इसको कर लेंगे। तो अच्छा, ये शब्द जरूर याद रखना, शिनकानसेन ट्रेन। ये शिनकानसेन ट्रेन कहाँ चलता है? जापान में चलता है। कहाँ पे चलता है? जापान में। तो इंडिया को दान मिलेगा जापान से। उसके बाद है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यह संस्थान है कोझिकोड में। बच्चे बस लिख लेना, कई बार पूछता है। कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ पड़ता है? वो जो कोझिकोड पड़ता है केरल में। और आपको ध्यान होगा केरल जो है इसको मसाला का राज्य कहते हैं, सबसे ज्यादा मसाला केरल में। तो पूछ रहा है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR सूर्या नामक एक नई हल्के रंग का किसके नए किस्म को विकसित किया है? तो एक नए हल्के रंग का जिसका नाम रखा गया IISR, उसका नाम है हल्दी का। एक नया किस्म को यहाँ पे विकसित किया है, हल्दी। हल्दी एक प्रकार का, ये तो हमारे यहाँ खूब प्रयोग होता है, ये औषधि के रूप में भी काम करता है ना। और आजकल तो खैर यूट्यूब पे लोग खुद से बताते रहता है कि हल्दी को ऐसे पियो, ऐसे खाओ, ये होता है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि हल्दी बड़ा हेल्दी होता है, हल्दी हेल्दी होता है। और इसको लेकर के भी इसकी नई किस्म को यहाँ पे विकसित किया गया है। तो इन्हें आप पहचानते होंगे, इनका नाम क्या है? स्मृति मंधाना। नाम क्या इनका? स्मृति मंधाना। तो उनको लेकर के प्रश्न था, 2 प्लेयर्स को बताना है। एक है स्मृति मंधाना और दूसरा प्लेयर जिनको विजडन क्रिकेटर अल्मेनेक द्वारा क्रमशः विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। वो जो पुरुषों के में नॉमिनेट किया गया है जसप्रीत बुमराह को, और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को। तो ये दोनों नाम आपको जानकारी रखना है, बिल्कुल दोनों नाम आपको जानकारी रखना है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से इस देश को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंप दिया है। वो जो पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा है किस देश को? आप सबको ध्यान होगा 22 अप्रैल, ये वही तारीख है जो पहलगाम अटैक जिस दिन हुआ था और निहत्थे लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा मार गिराया गया था। ठीक है, 22 अप्रैल। तो जो 22 अप्रैल जो पहलगाम अटैक हुआ था, उस अटैक ने भारत की जो सुरक्षा चिंता थी उसको बढ़ा दिया था। जो बॉर्डर सिक्योरिटी था उसको लेकर के बड़ा प्रश्न उठा। तो भारत सरकार ने बहुत सारे विरोध के काम किए। उसमें से एक था कि जो हमारा सिंधु जल संधि था, सरकार ने उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। और दूसरा था कि पाकिस्तान को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट थमाया था। ये नोट थमाना इसका अर्थ क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी जो है इसका अर्थ क्या होता है? मुझे पर्सोना नॉन ग्राटा थमाना इसका अर्थ होता है कि आप हमारे देश में जो आपकी एम्बेसी है उसको खाली करिए, अपने राजनयिकों को, अपने डिप्लोमेट्स को इंडिया से बाहर ले जाइए, या फिर उसकी संख्या को कम करिए। तो एक प्रकार से ये विरोध का एक प्रकार का तरीका होता है और ये बहुत बड़े स्तर पे कदम उठाया जाता है। तो भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा किसको थमाया था भाई? पाकिस्तान को। किसको थमाया था? पाकिस्तान को। अगला सवाल होगा कि सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो, इस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण सप्ताह जो है वो कब से कब तक मनाया है? तो मुझे टीकाकरण सप्ताह जो है ये हर साल की तरह इस वर्ष भी 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक। अगर आपको ध्यान होगा तो नहीं, मतलब आपको ध्यान नहीं होगा बिल्कुल, बच्चों को बहुत सारे टीके दिए जाते हैं। लगभग 7 अनिवार्य रूप से टीका है जो 5 साल से 5 वर्ष से पूर्व लग जाता है। बच्चा जो है 5 वर्ष का जब हो, उससे पहले बच्चों को अनिवार्य रूप से कई सारे वैक्सीन टीका लगना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो ये अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है अगर उन्हें टीका नहीं लगेगा तो उन्हें अन्य कई प्रकार के जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना है। आज हम लोग जो ये मतलब सीधे खड़ा हो, सही से बोल पा रहे हो, हंस रहे हो, गहरी नींद ले रहे हो, हेल्दी हो, इसमें हमारे माता-पिता जी का बड़ा योगदान है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें सही समय पे टीका नहीं लगवाएं तो भाई हमारा जो है कई प्रकार के विकार, कई प्रकार की डिफिशियंसी हो सकती थी। और इसीलिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। हाँ, क्योंकि अगर नहीं तो देखते हो आमतौर पे बड़े होकर के लोग क्या करते हैं? माँ-बाप का अपमान करते हैं, माँ-बाप के सपनों को कुचल देते हैं। उनको लगता है कि माँ-बाप उनके लिए अच्छा ही नहीं सोच रहा। अरे भाई, माँ-बाप तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोच रहा है कि हर तारीख पे डॉक्टर ने जो डेट लिख के दिया उस डेट पे ले जा करके तुमको प्रॉपर वैक्सीन दिलाया है। और वैक्सीन लेने के समय बच्चा कहता है कि कू कितना रोता है बच्चा, लोग देखते हैं। और इसी में क्या होता है कि आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जिस कारण से कुछ बच्चे जो है टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। तो उसको लेकर के एक प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम है ना। तो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिएगा जरूर आप लोग। अगर आपके पेरेंट्स सही समय पे टीका नहीं लगवाते तो आप भी टेढ़े-मेढ़े होते, ऐसे ऐसे कुछ भी चक्कर खा रहे होते कहीं पे। बात समझ आ रही है ना? तो हमेशा बिल्कुल उनके लिए एकदम थैंकफुल रहो कि भाई आपने सही समय पे टीका लगा दिया, मैं सही-सही चल पा रहा हूँ, हँस रहा हूँ। नहीं तो हाँ, बच्चा लोग की कू करके कितना रोता है बच्चा, देखते हैं। क्या है, सभी कुछ हो रहा है। मेरा भाई मेरे बाप के साथ गलत करता है, बिल्कुल गलत करते होंगे, एक से एक लोग हैं, काबिल लोग हैं। शादी विवाह हो जाएगा उसके बाद लिखता है माय वाइफ इज़ माय लाइफ। अरे भाई, वाइफ तो तुम्हारा तब आया जब तुम बड़े हुए, कामयाब हुए, तब माँ-पिता ने देख के कराया। वो उस पेरेंट्स वो तुम्हारा वाइफ लाइफ नहीं है जो तुमको उस दिन से जान रहे थे, तुम खुद को भी नहीं जानते थे। समझ आ रही है? तो इसको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नामसाई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका शीर्षक था बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। तो पूछा जा रहा है कि ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे है? तो जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति लिखा है, तो पूर्वोत्तर भारत में कौन सा राज्य आ जाएगा? निश्चित तौर पे असम, मिजोरम भी है, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, है ना? बिल्कुल। और लड़कियों को विशेष रूप से मैं कहूँगा, ऐसे लड़के जो अपने माँ-पिता का इज़्ज़त नहीं करते, ऐसे लड़कों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि जो अपने पेरेंट्स का अपने माँ-पिता का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छे लड़के कौन होते हैं? जो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता हो, सम्मान करता हो, इज़्ज़त करता हो। और लड़कियों को एक और कहूँगा कि जब आप किसी की लाइफ पार्टनर बनते हो, किसी के घर की बहू बनते हो, तो हमेशा प्रयास करिए कि आप अपने सास-ससुर को वैसे ही ट्रीट करो, जैसे आप अपने पेरेंट्स की ट्रीटमेंट चाहते हो, अपने माँ-पिता की चाहते हो। क्योंकि अगर घर में शांति रहेगी ना बच्चे, तो फिर आप देखिएगा कि बहुत अच्छा जीवन चलता है। अगर एक बार क्लेश हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल। और खैर आप लोग बिहार की पृष्ठभूमि से हो ज़्यादातर बच्चे, तो इसमें बिहार, यूपी, झारखंड के क्षेत्र में बहुत हमारा जो संस्कृति है, कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। माँ-पिता, परिवार का बड़ा महत्व होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो कलयुग चल रहा है, हाँ, ये भी बात है, कलयुग है, झूठ पाखंड, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं ना। चलो, आगे प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता की रिपोर्ट के बारे में बताना है। ठीक है? पता है मैंने जब पैसे कमाए ना, तो सबसे पहले मैंने ज्वेलरी खरीदा था अपनी माँ के लिए।
मैंने अपने पेरेंट्स के पहले सपने पूरे किए, उसके बाद मैंने अब अपने लिए जीना शुरू किया हूँ। उनको जितनी व्यवस्थाएँ चाहिए थी, पूरा घर अच्छे से बनाना, उसकी सारी सुविधाएँ करना। मेरे पिताजी को कार का बड़ा शौक था, गाड़ियों का बड़ा शौक था, किसान है मेरे पापा और उनको कार का बड़ा शौक था, तो उन्होंने भाई कार बोला खरीद देता हूँ। मैंने अपने पिताजी के लिए वो कार खरीदा है जिससे हमारे क्षेत्र में विधायक घूमता है, वो कार पे मेरे पापा घूमते हैं। तो और मुझे इस बात की खुशी है कि चलो कम से कम एक व्यक्ति ने ईमानदारी से मेहनत की, हमें सही शिक्षा दी, सही रास्ता दिखाया, तो हमें पहले अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना, फिर धीरे-धीरे लाइफ में हम लोग का लाइफ तो लंबा है ना, हम लोग बहुत दिन जीने वाले हैं। इनके जीवन बड़े ज़्यादा है नहीं पेरेंट्स के, तो बिल्कुल चलिए मैं गोलगप्पा बेचता हूँ, रोज़ अपने पेरेंट्स को पैसा देता हूँ, बिल्कुल देना चाहिए। चलिए आगे विषय पे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट विषय इसको समझना। हाँ, रिपोर्ट क्या है ये? विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट है। विश्व बैंक की गरीबी और समानता रिपोर्ट है इसके बारे में, ठीक है? इसमें देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17.10 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4% था, 2022-23 में 2.8% रह गया है। ये भी करेक्ट है। इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% था, जो मात्र अब घट करके रह गया है 1.1%। तो ये आंकड़ों से संबंधित जानकारी सभी सही है। अभी अगर आपको ध्यान होगा 71st बीपीएससी, वहाँ पे इस तरह के प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए थे, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डेटा वाले थे। ये सब मैं पहले से ही बताते चल रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। करंट अफेयर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बाबू पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़िएगा अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फीफा महिला विश्व कप 10वें संस्करण 2027 में कहाँ पर होगा? वो जो महिला फीफा विश्व कप जो है 2027 में, आपको ज्ञात है 2031 में जो है ये यूएसए में है और 2035 में किधर था? यूके में था। 2027 में कहाँ पे होने वाला है? ब्राजील में। महिला फीफा विश्व कप कहाँ पे होगा? तो ब्राजील में होगा। ब्राजील इसको होस्ट करने वाला है। कौन होस्ट करेगा? तो ब्राजील में होगा। आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच जो है उसको सौंप दिया है? मुझे एक खेप जो है भारत ने अर्जेंटीना को, नहीं अर्जेंटीना नहीं, फिलीपींस को, ठीक है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये भारत बनाता है। भारत किसके साथ बनाता है मिलकर के भाई? तो भारत रूस के साथ बनाता है। इस मिसाइल का जो नाम रखा गया है ब्रह्मोस, ये दो नदियों के नाम पे है। एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदी है मॉस्कोवा, मॉस्कोवा रिवर। तो इन दोनों नदियों के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। इन दोनों नदियों के नाम पे क्या नाम है? ब्रह्मोस नाम है। और यह मिसाइल भारत जो है वो किसको बेच रहा है? तो यह मिसाइल जो है, यह मिसाइल जो है भारत बेच रहा है। किसको बेच रहा है? भारत बेच रहा है फिलीपींस को। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट यानी कि 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है? मुझे इसे लॉन्च किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था राष्ट्रपति भवन 2025 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जब मैं बता रहा हूँ तो आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? इसलिए अभी आप इसको सब सही कर दो और जो मैं आपको बताऊंगा उस पर ध्यान देना। देखो पद्म पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार हर साल ये पुरस्कार की घोषणा होती है, तो पद्म पुरस्कार उसमें सब सही था, ठीक है? आप जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। पद्म पुरस्कार जो है 2025 में कुल कितने लोगों को मिला है? तो कुल 139 लोगों को। कितने को? 139। 139 में कैसे-कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है? तो 139 में से जैसे 7 को मिला है पद्म विभूषण, 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है? उसके बाद इसमें जो नंबर है 7, 113, 19, 7, 19, हाँ 113 इनको मिला है पद्म भूषण और इनको मिला है पद्मश्री, ठीक है? तो टोटल कितना नाम है इसमें? 139। 139 में बिहार से 7 लोग हैं। अभी बिहार करंट अफेयर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा विस्तार से नाम सब बताऊंगा। बिहार से कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, तो ये डेटा आपको अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे कि सिमलीपाल, अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है। पूछा जा रहा है सिमलीपाल कहाँ पे है जो भारत का नया नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो बच्चों सिमलीपाल है ओडिशा में। अब ओडिशा में 2 नेशनल पार्क हो गया। कितना हो गया? 2 नेशनल पार्क। एक हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क, तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। भितरकनिका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? कितना मरीन लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत? तो खरीदेगा 26। हम लोगों ने कल इस पे पढ़ा था 62,000 करोड़ का डील था ना। कल इस प्रश्न को एक बार हम लोगों ने देखा हुआ है। 62,000 करोड़ का डील है। दसॉल्ट एविएशन कंपनी है वो इसको बनाती है। दसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है वो इसको यहाँ पे बनाती है। आगे प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिशियल डांस ला आर्ट डैश आर्ट्स एट दिस लेट्रेस सम्मानित किया गया है? मुझे उनका नाम है पायल कपाड़िया। नाम क्या है? पायल कपाड़िया। और उनको जो है ये सम्मान दिया गया है। क्या है? फिल्म निर्माता है, फिल्म बनाती है, फिल्म मेकर है, उन्हें सम्मान दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में कितने बॉल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? वो जो मात्र जो है उन्होंने 35 बॉल में जो है वो सेंचुरी लगाया है, 100 रन बना दिया। और ऐसा करने वाले जो है वो दूसरे सबसे जो है फास्टेस्ट सेंचुरी हो गया, सेकंड सबसे तेज शतक, सबसे तेज शतक, ठीक है? आपको ध्यान होगा जो पहला सबसे तेज है फर्स्ट वही क्रिस गेल का। क्रिस गेल कितना 30 बॉल में शायद ना, 30 बॉल में 30 या 32 होगा, देखना 30 बॉल है शायद उनका। क्रिस गेल ने 30 बॉल में बना दिया है। और वैभव सूर्यवंशी जो मात्र अभी 14 वर्ष के हैं उन्होंने सबसे तेज शतक बना दिया था 35 बॉल के अंदर। अगला प्रश्न है कि एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता दिल्ली में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश था? जो सबसे ज्यादा पदक भारत, जापान और मंगोलिया, ओमान। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता इसमें? तो भारत ने जीता। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो भारत ने। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो भारत। भारत इसमें हम लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? भारत ने कितना पदक जीता है? तो भारत ने 87 पदक जीता है। इंडिया इसमें 87 पदक यहाँ पे जीत लिया है और इंडिया टॉप में है। 87 में भी 83 जो है वो गोल्ड है और बाकी थोड़ा सा 3 और 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी कि इंडिया ने ज्यादातर गोल्ड ही जीता है। और सिल्वर यानी कि जो रजत है और ये कांस्य पदक हो गया। कनाडा को के दोबारा प्रधानमंत्री पद पे कौन काबिज हुए हैं? तो कनाडा में कौन बन गया भाई? मार्क कार्नी। पहले जस्टिन ट्रूडो थे, उनको रिप्लेस कर दिया इन्होंने। ये तो जस्टिन ट्रूडो हो गया ना, इनको हटा दिया है। नेक्स्ट है कि 2100 करोड़ रुपए की भारत की पहली पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क परियोजना को मंजूरी मिला है, कहाँ पे बनेगा? तो बच्चे यह परियोजना जो है पहला परियोजना जो लगने वाला है, यह परियोजना लगेगा मध्य प्रदेश के धार में। कहाँ लगेगा भाई? तो मध्य प्रदेश के धार में मित्र टेक्सटाइल परियोजना का जो है स्थापना किया जाएगा। और मित्र टेक्सटाइल परियोजना जो है इसके अंतर्गत टोटल 7 पार्क बनेंगे। टोटल कितने पार्क बनेंगे? पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कितना बनेगा? कुल 7, ठीक है? तो उसी में से एक पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो अभी सबसे पहला पार्क के तौर पे स्थापित हुआ है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर? पीडीएफ का आंसर कहाँ पर है?
वैसे पीडीएफ में आंसर होता ही नहीं है, क्लास प्रॉपर करना होगा, खुद से टिक लगाते रहना होगा। कौन सा क्वेश्चन करें? ये कितना हो जाएगा? 87 होगा, माफी चाहूंगा, 87 होगा यहाँ पे 87 होगा, इसको जोड़ने से 87 ना आ रहा है, जितना आ रहा है उतना होगा, 87 होगा बच्चे इसमें। चलो तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल हम लोगों का, अब इसमें ज़्यादा है नहीं, हमको लगता है कि 50 होगा, 150 उतना ही लगभग कराती है। तो कल खत्म करना होगा, ठीक है, कल हो जाएगा, हम 40 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। कल 45 क्वेश्चन जो है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए अभी इस क्लास में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम लोग वापस से अगली जो बचे हुए प्रश्न उसको देखेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।